टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम किस चैप्टर को कवर करेंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम थर्ड चैप्टर कवर करेंगे विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड इट्स periodicity। आपको ये जो टेबल नज़र आ रहा है वो इसलिए मैंने सबसे पहली स्लाइड पर ओपन किया है सबसे पहले आपके लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये टॉपिक जो है वो मैं किस तरह से किस अंदाज के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले कभी भी आपने ऐसा चैप्टर जो है कवर नहीं किया होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं डिफरेंट टेबल्स को यूज़ करूँगा, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगा और साथ में कलरफुल नोट्स आपको दूंगा, जिसकी मदद से आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से याद भी होगा और आप उसको रिटेन भी कर पाएंगे। सो अगर आप 9th क्लास के अंदर हैं और केमिस्ट्री आपको जो है वो बोरिंग लगती है या आपको याद नहीं होती, लर्न नहीं होती, समझ नहीं आती, तो आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, आप मेरे साथ लेक्चर्स लीजिए। आपका जो पर्सपेक्टिव है ये चेंज हो जाएगा केमिस्ट्री के हवाले से। सो मेरा नाम है समीउल्लाह और आप देख रहे हैं इजी साइंस। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली स्लाइड पर चला जाता हूँ। हमारा जो आज का लेक्चर है, जो वन शॉट वीडियो है, वो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो चैप्टर है उसके ऊपर कम्प्लीटली रहेगा। और जितनी भी चीज़ें आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो सारी की सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करते हैं। प्रीवियस ग्रेड्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि 1900 के अंदर ओनली 34 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि नॉन थे। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री की बातें हैं और हिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं कुछ खास है नहीं, ये मनोहन बातें हैं जो कि बुक के अंदर लिखी हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो कंसेप्चुअल चीज़ें भी आएंगी, जब पीरियोडिक ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगी, वो भी आपके काम की होंगी। सो अभी ये रटे वाली चीज़ें हैं, ये बुक के अंदर लिखी हुई हैं एज इट इज़, वही चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, वही आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि 1870 के अंदर ये जो नंबर था एलिमेंट्स का, जो कि 1800 के अंदर 34 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे, ये आलमोस्ट डबल हो गए थे। मींस अगर पहले 34 थे तो अभी 68, आलमोस्ट जो है 68 एलिमेंट्स जो हैं वो 1870 के अंदर डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद 1974 के अंदर ये जो एलिमेंट का नंबर था वो 105 तक हो गया। और एट प्रेजेंट अभी अगर हम बात करें तो ये 118 एलिमेंट्स जो है हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इन 118 एलिमेंट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो आपकी बुक इसको इस तरह से क्लासिफाई करती है कि इस 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग से मुराद ये है कि वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, सिर्फ उनको क्या किया गया? डिस्कवर किया गया। एक चीज़ आप लोग पढ़ते हो डिस्कवर, एक चीज़ होती है डिस्कवर और दूसरी चीज़ होती है इन्वेंट। डिस्कवर बोलते हैं कि कोई चीज़ पहले से मौजूद हो और उसको खोजना, जबकि इन्वेंट बोलते हैं किसी नई चीज़ का बनाना। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स थे 92 एलिमेंट्स, ये पहले से मौजूद थे, इनको डिस्कवर किया गया था। जबकि जो 26 एलिमेंट्स थे इनको इन्वेंट किया गया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनको लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया गया, आर्टिफिशियली बनाया गया। सो इस तरह से हमारे पास एट प्रेजेंट जो है वो 118 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल की यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई है। आपका पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज है वो सारी कहानी जो है हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने लेक्चर कोशिश करनी है कि आखिर तक मेरे साथ देखें। और ये जो आपको कलरफुल नोट्स नज़र आ रहे हैं, ये कलरफुल नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आपको कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे साथ यहाँ पर समझे चीज़ों को और याद करने की कोशिश करें। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड ईजिली कर सकेंगे। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट की बात करें तो लेवाइजर सबसे पहला वो साइंटिस्ट है जिसने 1787 के अंदर, फिर न्यूलैंड आया जिसने 1864 के अंदर, और देन फिर मेंडलीफ आया जिसने 1869 के अंदर। ये तमाम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर या जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने के लिए जो है वो काम किया था। अब इन सारों की इन्होंने क्या क्या काम किए वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर भी जाकर देखेंगे। अभी सिर्फ ये आप ध्यान में रखें कि जो मेंडलीफ था, इसका जो पीरियोडिक टेबल था उसको हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते थे। और इसकी बेस क्या थी कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मास आप पढ़ के आ चुके हैं, पिछली लेक्चर के अंदर आपको टीचर ने पढ़ाया था, इसी चैनल के ऊपर आपने वो वीडियो देखी है। क्योंकि वो टीचर जो हैं आपके छुट्टियों पर गए हैं, तो लिहाजा ये टॉपिक जो है, ये जो लेक्चर है मुझे लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ये टॉपिक जो है उनसे भी अच्छा पढ़ाने की मैं आपके साथ कोशिश करूँ, ये चैप्टर उनसे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ आपके साथ। तो अगर हम इन एटॉमिक मासेस की बात करें तो एटॉमिक मास को आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि इट इज़ दी नंबर ऑफ, क्या आप बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
ठीक है। तो ये आप बोलते हो क्या, किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में बोलते हो, या आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की थी, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस की थी। ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ रखनी है, समझना है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो डेवलपमेंट कैसे हुई पीरियोडिक टेबल की, तो 1800 के अंदर जो है वो हमारे पास जो है, हम ये कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हुई। इनिशियली एलिमेंट्स को जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था, और इसको जिस साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था उसका नाम था लिवाइजर, जो हमने पिछली स्लाइड के ऊपर नाम देखा था लिवाइजर। ये वो साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। उसके बाद 1817 के अंदर डुब्राइनर एक साइंटिस्ट आया जिसने क्या किया कि ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स जो है वो एक इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट। उसके मुताबिक उसने ये जो एलिमेंट्स थे उनके 3-3 ग्रुप्स बनाए, 3-3 गुच्छे बनाए। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जैसे उसने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को जो है वो एक साथ रखा। तो ये जो 3 एलिमेंट्स आपको साथ में नज़र आ रहे हैं, इसको उसने नाम दिया ट्राइएड का। ट्राई बोलते हैं 3 को, और इसने इस वजह से इन 3 जो एलिमेंट्स का ग्रुप था इनको क्या नाम दिया, ट्राइड्स का नाम दिया। और ये जो एलिमेंट्स इसने आपस में 3 प्लेस किए, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस किए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी कि इसने जो एलिमेंट्स थे वो जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते थे, उन एलिमेंट्स को 3 की ग्रुप की फॉर्म के अंदर रखा और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखा, और इन ग्रुप्स को उसने नाम दे दिया किसका, ट्राइड्स का नाम दिया। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब इसके अंदर इसने क्या बोला, इसको किस बेसिस पर इसने 3 एलिमेंट्स को ऐसे आपस में प्लेस किया। उसका ये कहना था कि जो मिड वाला, इस ग्रुप के मिड वाला जो एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक वेट होगा, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिंपल वही मीन जो आप मैथमेटिक्स के अंदर निकालते हैं, जिसमें 2 चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ए वैल्यू है, एक बी है, अगर आपको कहा जाए कि आप इसका मीन निकालें तो आप कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए 2 करेंगे। तो ये जो चीज़ आपके पास इसका रिजल्ट आएगा वो आपके पास क्या होगा, मीन होगा उस वैल्यू का। सिमिलरली यहाँ पर भी जो इस साइंटिस्ट ने ट्रायड का जो कंसेप्ट दिया था उसके मुताबिक उसने यही कहा कि जो मिड वाला एलिमेंट होगा उसके जो एटॉमिक वेट होगा, जैसे यहाँ पर 23 लिखा है, वो कैसे आएगा कि हम अगर इस फर्स्ट एलिमेंट के और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक वेट्स हैं या मासेस हैं उनको सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पर। तो ऐसे उसने किया 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करें आप तो आपके पास आंसर आएगा 23, जो कि एटॉमिक वेट बनेगा किसका, मिड वाले एलिमेंट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड वाला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 23 है। सो इस तरह से इसने एलिमेंट्स को जो है वो 3-3 ग्रुप्स के अंदर जो है वो प्लेस किया, जिनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और उनके जो मिड वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक वेट था वो दूसरे 2 एलिमेंट्स के सम के अरिथमेटिक मीन के इक्वल था। तो ये चीज़ उसने की, लेकिन ये वाला कंसेप्ट इस वजह से फेल हो गया क्योंकि इस पर कुछ एलिमेंट्स जो थे वो पीरियोडिक टेबल के जो है वो यानी पूरा उतरते थे, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि ऐसे ट्राइड्स नहीं बना रहे थे, इन ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर नहीं आ रहे थे, लिहाजा फिर इसका जो कंसेप्ट था वो फेल हो गया। नेक्स्ट फिर 1864 के अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो गए जो कि इस ट्राइड वाले कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे थे, ओबे नहीं कर रहे थे। लिहाजा उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड। इसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मीन्स इसने जो एलिमेंट्स को प्लेस किया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर किया। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, फिर सी है और डी है, तो इसने इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले प्लेस किया, फिर अगर उसका ज़्यादा था, जैसे 2 है फॉर एग्जांपल, तो उसको दूसरे नंबर पर रखा, फिर 3 है तो उसको तीसरे नंबर पर रखा, फिर 4 है जिसका तो उसको चौथे नंबर पर रखा। तो अगर आप ये देखें, ये एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ पर वैसे ही आपको समझाने के लिए सपोज करके लिए हैं, इनका एटॉमिक मास अगर आप देखें तो इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो सिमिलरली ऐसे ही एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया था, किसने, न्यूलैंड ने अरेंज किया था, और इसने जो लॉ दिया था उसको कहते थे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, ऑक्ट बोलते हैं हम 8 को, किसको बोलते हैं, 8 को। इसने ये किया था कि जो
ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स लिए थे वो 8 एलिमेंट्स लिए थे, मीन्स 7 एलिमेंट्स इसने लिए थे, और जो 8 वाला एलिमेंट था इसी ग्रुप के अंदर, जो 8वां एलिमेंट आता था, वो इस 7 यानी इस ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके साथ उसकी सिमिलरिटीज़ थी, उसके साथ जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो मैच करती थी। अब आप यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर चीज़ आपको समझ आएगी कि इससे मुराद क्या है। देखें यहाँ पर एक लिथियम मैंने लिखा है सबसे पहले, उसने इस तरह से 8 जो एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस किया, एक ग्रुप के अंदर रखा, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब इनके आप नीचे एटॉमिक मासेस भी देख सकते हैं, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 11 है, फिर 12 है, 14 है, 16 है, 19। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लिथियम टू फ्लोरीन जा रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और यही इसकी बेस थी। दूसरा चीज़ इसने ये कहा कि जो यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स को ऐसे उसने प्लेस किया। उसने कहा कि जो 8वां एलिमेंट्स होगा, जैसे यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर 8वां एलिमेंट यहाँ पर सोडियम आ रहा है, ये Na है, सोडियम आ रहा है, तो उसने ये कहा कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर होंगी इस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के, जो कि यहाँ पर क्या है, लिथियम है। सो ये चीज़ इसने बताई थी, किसने, न्यूलैंड साइंटिस्ट ने बताई थी अपने पीरियोडिक टेबल और अपनी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स के दौरान। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो 1869 के अंदर लोथर मेयर एक साइंटिस्ट था और एक मेंडलीफ साइंटिस्ट था, इन्होंने दोनों ने इंडिपेंडेंटली जो है एट द सेम टाइम ही जो पीरियोडिक टेबल था उसको अरेंज किया था, उसको जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस की बेस पर इन्होंने भी जो है वो पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया था, और उन्होंने ये कहा था कि जो फिज़िकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं, वो हमारे पास रिपीटेड होती हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, मींस कुछ इंटरवल्स के बाद जो है वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट होती है। जैसा कि न्यूलैंड और डुब्राइनर ने भी कहा कि 3-3 के ग्रुप बनाए, जैसे डुब्राइनर ने 3-3 के ग्रुप बनाए और उसने कहा कि इन ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपस में सिमिलर है, इन ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर है। सो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। इस तरह से न्यूलैंड ने जो है वो 8-8 के ग्रुप बनाए, ठीक है, और उनके कहा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम है। इसी तरह से जो मेंडलीफ और लोथर मेयर थे, इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली जो है पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स थे जो नेक्स्ट डिस्कवर हो चुके थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है वो प्लेस करना स्टार्ट किया और उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट की। लोथर मेयर ने क्या किया था, लोथर मेयर ने जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम था उसको प्लॉट किया था अगेंस्ट एटॉमिक मास। मींस उसने क्या किया था कि उसने एक साइड पर यानी एक एक्सिस के ऊपर जो है वो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिए थे और दूसरी एक्सिस पर उनके वॉल्यूम लिए थे, और उनसे मिलने वाली जो उसको यानी ग्राफ था उसको स्टडी किया था, उसको प्लॉट किया था, और उसके रिजल्ट के अंदर उसने जो है कुछ पास्चुलेट रखे थे, कुछ चीज़ें बताई थी जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए बड़ी हेल्पफुल हुई थी। और मेंडलीव ने क्या किया था कि इसी लोथर मेयर की जो आउटकम्स थे उनको भी यूज़ करते हुए और अपनी भी जो यानी अपनी भी जो पास्चुलेट्स थे, जो अपनी भी रिसर्च थी उसको कैरी आउट करते हुए जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो सबसे पहले जो इन द फॉर्म ऑफ टेबल हमारे पास पीरियोडिक टेबल आया था वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था, इस वजह से इसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी उस वक्त कहा जाता था। तो मेंडलीव ने कितने एलिमेंट्स को प्लेस किया था, कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, 65 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये भी MCQs के तौर पर आ सकती है चीज़, फैक्ट आ सकता है, ये भी आपके जहन के अंदर होना चाहिए। और मेंडलीव ने जो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया था वो इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स और ग्रुप की फॉर्म के अंदर किया था। अब पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ये हम आगे चलकर देखते हैं डिटेल के अंदर। देन हम बात करें तो बिकम नोन डैट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, अच्छा उसके बाद फिर ये पता चला कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स होती हैं वो नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस करती हैं। इससे पहले तो जितनी भी हमने बात की वो एटॉमिक मास की बात की कि जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने एटॉमिक मास की बेस पर जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। एटॉमिक मास के अंदर क्या आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स आते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन जब मोज़ले ने जो है, मोज़ले एक साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक नंबर की टर्म जब इंट्रोड्यूस की थी केमिस्ट्री के अंदर, एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। तो एटॉमिक नंबर आप जानते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, या फिर हम कहते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। सो जो जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी कर दी तो उसके बाद उसने ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बेस करती हैं। मींस यहाँ पर उसने कंसेप्ट लाया कि इसका एटॉमिक नंबर का लाया। और अभी नेक्स्ट स्लाइड पर हम यही बात करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था जो कि मोज़ले ने दिया था, जिसको हम मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था, उसका जो पीरियोडिक टेबल है उसने जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किया पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स की है। मींस एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था एक टेबल की फॉर्म के अंदर। उसने ये कहा था कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो भी एक दूसरे से क्या होती जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट होती जाएंगी, डिफरेंट होती जाएंगी। तो इस बेस पर उसने जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद रखी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एमसीक्यूज़ इस हिस्ट्री पूरी में से बन सकता है तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर किया था, मोज़ले ने डिस्कवर किया था, और इसकी बेस क्या थी, एटॉमिक नंबर बेस थी। ये दो क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके ऊपर मैं 2-3 स्टार भी लगा देता हूँ, ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मोज़ले ने जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था उसके मुताबिक उसने ये कहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उसका ये कहना था, इससे ये मुराद है, इससे पहले जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने तो ये कहा था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी एलिमेंट्स की वो बेस करेंगी एटॉमिक मास के ऊपर। लेकिन मोज़ले ने आके ये कहा कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम बेस करती हैं किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर्स के ऊपर, उनके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर बेस करती हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर को चेंज करेंगे तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, इसने अब क्या किया, इसने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स और पीरियड के अंदर जो है वो डिवाइड किया। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप के बारे में हम ये कहते हैं दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। यहाँ पर देखें ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नज़र आते हैं, ऐसे ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ग्रुप्स कहलाते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। सिमिलरली जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं, ऐसे हॉरिजेंटली जो आप चीज़ देखते हैं, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट देखते हैं, ये हॉरिजेंटली जो रोज होती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको पीरियड्स कहा जाता है। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जबकि जो पीरियड्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 7 है। तो ये दोनों नंबर भी आपके जहन के अंदर होने चाहिए, ये भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर पीरियड्स के बारे में बात। अब डिटेल के अंदर पीरियड्स को डिस्कस करते हैं, फिर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, फिर आपके साथ में एक जर्नल स्केच रखूंगा आपके सामने पीरियोडिक टेबल का, जिससे हम जो है सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पीरियड्स की अगर हम बात करें तो पीरियड्स के बारे में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दीज आर दी हॉरिजेंटल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी आप हॉरिजेंटल ऐसे रोज देखते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स प्लेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है, और पीरियड्स मैंने आपको बताया कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। उनको हम जो नाम देते हैं वो 1 to 7 देते हैं। पीरियड 1 को फर्स्ट कहा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और इसी तरह से 7 पीरियड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, एमसीक्यूज़ भी है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वो ये है कि जो पीरियड नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जब कोई एलिमेंट किसी पीरियड के अंदर प्लेस किया हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर उसका जो पीरियड नंबर होगा वो हमें उस एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स के बारे में या वैलेंस शेल के बारे में बताएगा। अब इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया है यहाँ कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, वो आप देखें। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के अंदर एक एटॉमिक नंबर उसका एक है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर होती है, ये फर्स्ट पीरियड के अंदर पाया जाता है। अब फर्स्ट पीरियड हमें ये बताता है कि इस हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कितने हैं, एक है, मींस इसका वैलेंस शेल कितना है, एक ही है। ठीक है, ये बात आपको पता चल रही है। इस तरह से लिथियम को देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये पीरियड सेकंड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सेकंड पीरियड हमें ये बताता है कि लिथियम के अंदर 2 शेल प्रेजेंट होते हैं। कितने शेल प्रेजेंट होते हैं, 2 शेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप साथ डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन की यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एटॉमिक मॉडल ड्रॉ किया है, जिसके अंदर ये जो है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक ही शेल जो है इसका प्रेजेंट है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप लिथियम के केस के अंदर, तो इसके अंदर एक शेल ये है और दूसरा शेल ये है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर है। तो ये हमें कौन बता रहा है, उसका पीरियड नंबर बता रहा है। सिमिलरली सोडियम की बात करें तो सोडियम को थर्ड पीरियड के अंदर प्लेस किया हुआ है और हमें ये बताता है थर्ड पीरियड कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो 3 है। वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया और ये
थर्ड शेल हो गया, इसके अंदर प्लेसमेंट की हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से आपको पीरियड नंबर से किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ शेल्स के बारे में भी पता चल सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके जहन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, अगर हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ की बात करें, जो आपकी बुक के अंदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाले टेबल के अंदर लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा लेटर है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं होता। इसके अलावा आप जितने भी एलिमेंट्स देखेंगे, आप जानते हैं कि एलिमेंट्स की जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो उनको हम डिनोट करते हैं, वो अल्फ़ाबेट से करते हैं। जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, ABCD जो आप पढ़ते हैं, इनसे हम करते हैं। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो सिंबल नहीं देते, और वो क्या है, J है। तो ये MCQs आपने ध्यान में रखना है। कोई भी एलिमेंट अगर आप पीरियोडिक टेबल को उठा के देख लें तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो J नहीं होगा। सिमिलरली अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो रेयरेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, वो एस्टेटीन होता है। और एस्टेटीन जो है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये जो है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास नोबल गैसेस के अंदर, ये हमारे पास उसके अंदर आता है, हैलोजेंस के अंदर आता है। हैलोजेंस का जो आखिरी मेंबर होता है ना, वो एस्टेटीन होता है। और ये कहा जाता है कि अर्थ क्रस्ट का जो होल अर्थ क्रस्ट है उसका 28 ग्राम जो है वो सिर्फ कौन बनाता है, वो एस्टेटीन बनाता है। सो ये चीज़ आपको यहाँ से अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, हम इसी सारी चीज़ को, जितने भी पीरियड्स हैं उनको इस टेबल के थ्रू देखते हैं। इस टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन कंसाइज करके मैंने लिखी है, आपको बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेबल जो है वो आपकी सफिशेंट है, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आपने अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। सो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अंदर देखें तो इसके अंदर मैंने पीरियड्स लिखे हैं। जैसे हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक हाइड्रोजन आता है और एक हीलियम आता है। अभी इनकी कैसी प्लेसमेंट हुई है, ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाकर आपको मैं इसके अंदर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जाकर मैं आपको ये सारा चीज़ें बताऊँगा। अभी यहाँ आ गई, इसमें इस स्लाइड के ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, किस तरह से एलिमेंट्स की प्लेसमेंट हुई है, कहाँ पर किस ग्रुप को हम क्या नंबर देते हैं और क्या चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम आ जाते हैं दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आपके फर्स्ट पीरियड जो है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, एक हाइड्रोजन और हीलियम, और इसको इस वजह से शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। शॉर्टेस्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 2 ही सिर्फ होते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं। अगर सेकंड पीरियड की बात करें तो इसके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन आता है। जबकि थर्ड पीरियड जो है इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। और इन दोनों पीरियड्स को हम क्या कहते हैं, इन पीरियड्स को सेकंड और थर्ड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि शॉर्टेस्ट पीरियड, नेम द शॉर्टेस्ट पीरियड या सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आप कौन सा पीरियड सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पीरियड सेलेक्ट करेंगे। और सेकंड और थर्ड जो होते हैं इनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो इनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये भी हम आगे चलकर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सो अभी आपने सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि 8 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों पीरियड्स के अंदर, और 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ रेंज करते हैं, ये स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं फोर्थ पीरियड के अंदर, और जो फिफ्थ पीरियड है उसके अंदर ये यट्रियम से कैडमियम तक जाते हैं। सो ये चीज़ भी आपने याद रख लेनी है। देन उसके बाद सिक्स और सेवन पीरियड की बात करें तो सिक्स पीरियड को हम कहते हैं कि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड बनाता है। ये 6 और 7 पीरियड्स जो होते हैं ये लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं किसके, पीरियोडिक टेबल के। अगर हम 6 पीरियड की बात करें तो इसके अंदर भी अगेन 8 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और जो 14 बकाया जो 14 एलिमेंट्स रह जाते हैं, 14 एलिमेंट्स रह जाते हैं, वो कौन सी सीरीज़ बनाते हैं, उनको हम कौन सी सीरीज़ के एलिमेंट्स कहते हैं, उनको हम लेंथेनाइड्स कहते हैं, ठीक है। ये लेंथेनाइड्स नाम आपने ध्यान में रखना है। ये 6 पीरियड के अंदर आती है सीरीज़। और 7 पीरियड के अंदर
मोर देन 28 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट पाए जाते हैं, और इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 10 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और रेस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर रखते हैं। ये नाम भी आपको समझ आनी चाहिए। तो अगर हम 6 पीरियड की बात करें तो 6 पीरियड के अंदर जो सीरीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, और जो 7 पीरियड के अंदर सीरीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, हमें यानी जो ये पीरियड है वो हमें क्या बताता है। पीरियड के अंदर एक चीज़ तो मैंने आपको बताया कि पीरियड नंबर जो होगा वो हमें बताएगा कि नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं, मींस नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं किसी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें पता चलती है कि जो वैलेंस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं बाय 1 इन द सेम पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मीन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो क्या होता है कि जो यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वो 1 के साथ इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलिमेंट ए है तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। सेम पीरियड की मैं बात करूँ, ये ऐसे सेम पीरियड के अंदर जो थर्ड एलिमेंट होगा उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर जो फोर्थ नंबर पर होगा उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से अप टू 1 चलते जाएंगे। सो ये कहने का मतलब ये है कि एक पीरियड के अंदर जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं बाय 1। मींस पहले का 1 होगा अगर तो दूसरे का 2 हो जाएगा, फिर तीसरे का 3 हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज़ करते जाते हैं। इसके लिए एग्जांपल आप ये देखें कि जैसे जैसे अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो जो मेटालिक करैक्टर होता है वो डिक्रीज़ होता है, जबकि नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब मेटालिक करैक्टर से क्या मुराद है, देखें जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स होते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं कि वो मेटल्स की नेचर रखते हैं, वो मेटल्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे इस लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड पर मूव करते हैं, यहाँ पर नोबल गैसेस और हैलोजन्स की तरफ मूव करते हैं, तो क्या होता है कि जो नॉन मेटालिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। मींस वहाँ पर वो क्या पाई जाती है, नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जाकर चीज़ें समझाऊंगा, वहाँ पर आपको क्लियर होंगी। अभी सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने रिटेन करने की, याद करने की कोशिश करनी है। ये कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेके जाऊँगा, वहाँ पर चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होती हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स पर देखे थे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो ये समझाना आपको ज़रूरी है। अगर आप ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आ जाएँ तो देखें ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट 2 ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला ग्रुप और एक ये दूसरा ग्रुप, इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ आप ये चीज़ समझें। और ये जो सारे आपको ग्रुप्स नज़र आते हैं, ये वाला 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, इस तरह से 6th ग्रुप, 7 ग्रुप और 8 ग्रुप, इन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और इनके अंदर डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, मेनली हम कहते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक कौन सा होता है, ये देखिए यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कि ये जो आपको मिड वाले एलिमेंट सारे ब्लॉक के अंदर नज़र आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो आपको पीरियोडिक टेबल से बाहर नज़र आ रहे हैं 2 रोज़, ये जो होते हैं ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। सो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये चीज़ भी आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लेंथेनॉइड सीरीज़ की बात करते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज़ की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लेंथेनॉइड सीरीज़ होती है ये 6 पीरियड के अंदर आती है, ठीक है। और इस तरह से जो एक्टिनॉइड सीरीज़ है ये 7 पीरियड के अंदर आती है। अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज़ की बात करें तो इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं इनको, हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। ये बात आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है।
लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ जो होती हैं इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। देन इनके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हम लेंथेनाइट सीरीज़ की बात करें, इनके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आफ्टर लेंथेनम आते हैं। मींस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेंथेनम एलिमेंट है उसके बाद जो आने वाले 14 एलिमेंट्स हैं वो किस सीरीज़ के अंदर पाए जाते हैं, वो लेंथेनाइट सीरीज़ के अंदर पाए जाते हैं। अब क्योंकि उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेंथेनम से मिलती जुलती होती हैं, सिमिलर होती हैं, इस वजह से उन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं। इसी लेंथेनम से नाम निकाला गया है क्या, लेंथेनाइट सीरीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और ये किस पीरियड के अंदर आता है, ये 6 पीरियड के अंदर पाए जाते हैं। 14 एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सीजियम 58 इसका एटॉमिक नंबर है। सीजियम से जब हम लुटिटियम तक जाते हैं तो इस सीजियम से लुटिटियम तक जितने भी 14 एलिमेंट्स आते हैं ये सारे क्या होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं एक्टिनाइट सीरीज़ की। एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आफ्टर एक्टिनम आते हैं। इसी वजह से इनके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर टू एक्टिनम होती हैं। इस वजह से इस सीरीज़ के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइट्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इनको हम एक्टिनाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं और इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी तमाम की प्रॉपर्टीज़ किसकी सिमिलर होती हैं, एक्टिनम की सिमिलर होती हैं। इसको हम 7 पीरियड के अंदर प्लेस करते हैं। ये सीरीज़ जो है 7 पीरियड के अंदर आती है और 14 एलिमेंट्स इस सीरीज़ के अंदर भी आते हैं। कहाँ से कहाँ तक, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो है वो जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं 14 एलिमेंट्स, आप काउंट भी कर सकते हैं। 90 एटॉमिक नंबर से आप 103 तक जाएँ तो ये 14 एलिमेंट्स बनते हैं और ये किस सीरीज़ के अंदर आते हैं, ये एक्टिनॉइड सीरीज़ के अंदर आते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चीज़ हम ग्रुप्स की बात करते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो आपको ऐसे वर्टिकल कॉलम्स पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और ग्रुप्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, 8 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इनको ऐसे हम रोमन नंबर से शो करते हैं 1 to 8 तक। ठीक है, अब ग्रुप नंबर के इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर पॉइंट है, जैसे हमें पीरियड नंबर भी कुछ बता रहा था एलिमेंट्स के हवाले से, इस तरह से ग्रुप नंबर भी हमें बताता है। ग्रुप नंबर हमें एलिमेंट्स के बारे में ये बताता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ जी आपके सामने सोडियम, जैसे मैं कोई और लेता हूँ बेरिलियम की बात करता हूँ, इस तरह से बोरान की बात करता हूँ। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये आप जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, लिहाजा इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें कौन बताता है, ये ग्रुप नंबर इसका बताता है। सिमिलरली बेरिलियम की बात करें तो ये सेकंड ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, सेकंड ग्रुप के अंदर होता है, लिहाजा इसके अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं। सिमिलरली बोरान की बात करें तो ये थर्ड ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसके अंदर हमें ये बताता है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो आपको किससे पता चलती हैं, ग्रुप नंबर से पता चलती हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर आपको बात क्लियर होगी। दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट्स आते हैं सेम ग्रुप के अंदर, उनके अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी, इसको मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाऊंगा। और सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक ग्रुप के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसे हम फर्स्ट 2 ग्रुप की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं या अल्कली फैमिली कहते हैं, इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है और सीजियम आता है। इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, इनको सिंपल ट्रिक से आप जहन में रख सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करने के लिए आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताई हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, और वो ये है, हाली ने की रब से फ़रियाद। अगर आप हाली ने की रब से फ़रियाद सेंटेंस ध्यान में रखेंगे तो उससे आपको फर्स्ट ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। हाली के एच से आएगा हाइड्रोजन, ली से आएगा लिथियम, ने से आएगा सोडियम, की से आएगा पोटेशियम, रब से आएगा इस तरह से रुबिडियम, से आएगा सीजियम और फरियाद से आएगा फ्रांशियम, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते। अगर आप इन एलिमेंट्स की बात करें जो कि एक फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर आते हैं, इन तमाम के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इनका ग्रुप कौन सा है, 1 है। तो हमें ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। और आप देख सकते हैं कि इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर आने वाला जो वैलेंस शेल के अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। इस वजह से इन तमाम ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो रिएक्शंस होंगे, वो समवट सिमिलर होंगे। अब फर्स्ट ए ग्रुप के बारे में हम ये कहते हैं कि ये वेरी रिएक्टिव होते हैं,
ठीक है। अब रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये हाईली पॉजिटिव होते हैं। हाईली पॉजिटिव होने का मुराद ये है कि इनका जो वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये आसानी से लूज़ कर देते हैं, और कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इन फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। सिमिलरली हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये भी मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फर्स्ट टू ग्रुप के बारे में हम यही कहते हैं कि ये फर्स्ट टू ग्रुप्स जो होते हैं वो मेटल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं देन किसके? अल्कली मेटल्स के। अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड ग्रुप के अंदर प्लेस किए हुए हैं। अब इसको आप किस तरह से याद रखेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम और रेडियम को, इसके लिए आप ये ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इससे आप जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम और रेडियम आसानी से याद कर पाएंगे। सो ये चीज़ आई होप कि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये आपने समझना है। नेक्स्ट उसी सारी चीज़ को हम देखते हैं अब पीरियोडिक, ये पूरे टेबल के अंदर, जिसके अंदर में सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो यहाँ पर मैंने लिखी हैं। यहाँ पर 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। उन 8 ग्रुप्स को यहाँ पर मैंने लिखा है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 8 ग्रुप। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो कि इनको वेरी रिएक्टिव बना देते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू दी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक है। सेकंड ग्रुप की बात करें तो इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं दैन दी अल्कली मेटल्स। थर्ड ग्रुप की बात करें तो इनको बोरान फैमिली कहा जाता है। अब इनको बोरान फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रुप की जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है? बोरान होता है। सो जिस भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है उसी ग्रुप को उसी फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट एलिमेंट के बेस पर जो है उनको नाम दिया जाता है। जैसे बोरान फैमिली के अंदर थर्ड ग्रुप के अंदर फर्स्ट एलिमेंट बोरान आता है, लिहाजा उसको बोरान फैमिली कहा जाता है। सिमिलरली फोर्थ ग्रुप के अंदर पहला एलिमेंट कार्बन आता है, इसलिए उसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। फिफ्थ ग्रुप के अंदर पहला एलिमेंट जो आता है वो नाइट्रोजन आता है, इसलिए उसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। सिक्स ग्रुप के अंदर जो पहला एलिमेंट आता है वो ऑक्सीजन आता है, उसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। इसी तरह से सेवन ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हैलोजेंस कहा जाता है, ठीक है। और हैलोजेंस के बारे में आपने ये ध्यान में रखनी है बात कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से मुराद ये है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव -1 चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -1 होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन जब भी किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? ये खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये HF बॉन्ड है तो ये फ्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है? फ्लोरीन है। सो ये एक MCQs भी आप ध्यान में रख सकते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। देन हम 8 ग्रुप की बात करें तो इनको नोबल गैसेस कहा जाता है, और केमिकली इनर्ट होती हैं। केमिकली इनर्ट इस वजह से होती हैं क्योंकि 8 ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और किसी भी जब एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। और जब कोई एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है तो हम ये कहते हैं वो हाईली स्टेबल है। क्या है? हाईली स्टेबल हैं। हाईली स्टेबल से मुराद ये है कि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी भी दूसरी एलिमेंट के साथ किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो इनर्ट होती हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम मेन चीज़ यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं ग्रुप्स और पीरियड के हवाले से उसको हम इस जो टेबल है इसके अंदर सारा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे मैं पहले बात करता हूँ ग्रुप्स की। देखें ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम फर्स्ट A ऐसे लिखते हैं, रोमन के अंदर A1 लिखते हैं और साथ में A लिखते हैं। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये जो ग्रुप है आपको नज़र आ रहा है ये सेकंड A ग्रुप होता है। ये नीचे जो आपको, क्योंकि ग्रुप के बारे में आपने बात ध्यान में रखनी है, ये ऐसे वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, मुझे बार बार बताना ना पड़े। इसी तरह से यहाँ पर जो आता है वो थर्ड ग्रुप आता है, फिर ऐसे इसके बाद फोर्थ A ग्रुप आता है, फिर फिफ्थ A ग्रुप आता है, फिर 6th A ग्रुप आता है,
इस तरह से 7A ग्रुप आता है और लास्ट के अंदर जो है वो 8A ग्रुप आता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स थे इनको हमने क्या कहा था, अल्कली मेटल्स कहा था। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। सिमिलरली सेकंड ए एलिमेंट्स को हमने क्या कहा था, इनको हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा था। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि जो फर्स्ट टू ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर जल्दी से यहाँ पर मैं एलिमेंट्स भी लिख दूँ तो कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, इस तरह से पोटेशियम आता है, रूबीडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रॉन्शियम आता है। अब क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से साथ ताल्लुक़ रखते हैं लिहाजा इन सब के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और इस तरह से बैरियम और रेडियम। ये क्योंकि सेकंड ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं इनके अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 आएंगे। सो इस तरह से और भी जो पीरियड के अंदर एलिमेंट्स, जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो इसको हम बोरान फैमिली कहते हैं क्योंकि इसका पहला जो मेंबर होता है वो बोरान होता है। फोर्थ ग्रुप को हम जो है वो कार्बन फैमिली के अंदर कहते हैं, इसके अंदर कार्बन होता है। फिर हमारे पास कौन सा होता है, इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो उसके बाद हमारे पास आता है उसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। सो यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा। फिर इसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट आता है। इन वालों को हम हेलोजेंस कहते हैं जिसका पहला मेंबर फ्लोरीन होता है और इनका जो पहला मेंबर होता है वो हीलियम होता है जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। सो इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। इस थर्ड ग्रुप को हम बोरान फैमिली कहते हैं, फोर्थ को कार्बन फैमिली, फिफ्थ को नाइट्रोजन फैमिली, सिक्स को ऑक्सीजन फैमिली और 7 को हैलोजेंस कहते हैं। तो इस तरह से यह चीज़ें आपको सारी लर्न हो सकती हैं। और उसके बाद ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास थर्ड ए ग्रुप से 8A ग्रुप तक जो एलिमेंट्स आते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और एक चीज़ मैंने आपको पीछे भी बताई थी कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या, कौन से एलिमेंट्स कहा जाता है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर। और ये जो आपको बीच में मिड में एलिमेंट्स नज़र आते हैं यहाँ पर भी 10 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स को जो है हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के अंदर नहीं शामिल करते क्योंकि इनके अंदर जो ग्रुप्स की हम नंबरिंग करते हैं वो इस तरह से करते हैं, फर्स्ट बी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट बी होता है, फिर सेकंड बी होता है, फिर यहाँ पर थर्ड बी होता है, फिर फोर्थ बी होता है, अप टू 10B तक होता है। ठीक है, इनके अंदर जो तमाम एलिमेंट्स आते हैं उनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये बात भी आपको क्लियर होगी। और ये जो आपको पीरियोडिक टेबल से बाहर 2 रोज नज़र आ रही हैं इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इधर यहाँ पर आती है लेंथेनॉइड सीरीज़ आती है जो कि कहाँ से ली जाती है, 6 ग्रुप से यहाँ से उठाई जाती है, यहाँ से बाहर लेके आते हैं उसको। और यहाँ पर जो आती है वो एक्टिनॉइड सीरीज़ आती है। और ये एक्टिनॉइड सीरीज़ कहाँ से एलिमेंट्स आते हैं, ये 7 जो पीरियड है उसमें से उठाकर इनको बाहर लिखा जाता है। सो यहाँ पर ये एक्टिनॉइड सीरीज़ आती है। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। और उसके अलावा हम नेचर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो जो फर्स्ट 2 ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेटल्स। ठीक है, ये वाले जो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी मेटल्स होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी होते हैं एलिमेंट्स इस पी ब्लॉक के अंदर उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। और इस तरह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स आते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये चीज़ें सारी आप जाकर सेकंड ईयर के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप कि जो पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक स्केच था, जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी आपको यहाँ पर समझ आई होंगी। अच्छा, उसके बाद पीरियड्स की भी बात करते हैं। ये जो पहला आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक ये हाइड्रोजन आता है और ये हीलियम आता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पीरियड बोलते हैं। ये जो दूसरा आता है जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, 2 ये वाले और 6 ये वाले होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकंड पीरियड। ये थर्ड पीरियड होता है जिसके अंदर अगेन 8 एलिमेंट्स आते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं खुद भी। ये फोर्थ और जो फिफ्थ पीरियड होता है इनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 6 पीरियड के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स आते हैं। और जो 7 पीरियड होता है इसके अंदर मोर देन 28 जो है एलिमेंट्स आते हैं। सो ये इस तरह से हम जो हॉरिजेंटल रोज इस तरह से आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये क्या कहलाती हैं, हमारे पास पीरियड्स कहलाते हैं। तो कितने टोटल पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर।
नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये आपको मैं चीज़ अभी बता चुका हूँ। इस तरह से थर्ड ग्रुप से लेकर 8 ग्रुप तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब एक और बहुत मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्लॉक एलिमेंट्स हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं और इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं, ये भी हमें कुछ बता रहे हैं। जैसे हमें ग्रुप नंबर कुछ बताता था एलिमेंट्स के बारे में, पीरियड नंबर हमें बताता था, इसी तरह से ये ब्लॉक्स भी हमें बताते हैं। अब इन फर्स्ट 2 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स इस वजह से कहते हैं कि इनके अंदर जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इनके अंदर जो एस सब शेल होता है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। मींस इनके वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस सब शेल आता है वो कौन सा आता है? एस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो आप कैसे लिखेंगे? 1s1। अब आप देख सकते हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर कौन सा सब शेल आ रहा है? एस सब शेल आ रहा है, लिहाजा इसको हमने क्या बोला है? एस ब्लॉक एलिमेंट कहा है। इसी तरह से इस फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आप देखोगे सब के अंदर जो वैलेंस सब शेल आएगा वो कौन सा होगा? एस होगा। इस वजह से इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक होगी ये बात। और इस तरह से जो थर्ड ग्रुप से लेकर 8 ग्रुप तक जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो उन सब के अंदर जो सब शेल आएगा, वैलेंस सब शेल, वो कौन सा होगा? पी होगा। जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्यों रखते हैं? हम इसको हम फोर्थ ग्रुप के अंदर रखते हैं ना, तो फोर्थ ग्रुप जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। अगर आप देखें तो इसका वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है? ये सब शेल कौन सा आ रहा है? पी आ रहा है, लिहाजा इसको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। सो इस तरह से ये चीज़ भी आपको जहन में अंदर होनी चाहिए। देन हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत आसान सी चीज़ है, ये आप भूलनी नहीं चाहिए आपको, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? लेंथेनॉइड्स आते हैं और एक्टिनॉइड सीरीज़ आते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज़ जो होती है वो 6 पीरियड से उठाई जाती है और जो एक्टिनॉइड सीरीज़ होती है ये 7 पीरियड से उठाई जाती है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे लाइट होता है। लाइट इस वजह से होता है कि इसका एटॉमिक मास या जो एटॉमिक वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, जो हमारे पास 2 होता है। और इसके अंदर जो अगर हम बात करें तो ये मोस्ट अबेंडेंट होता है नेचर के अंदर और ये एक्सप्लोसिव गैस होती है जो कि अर्थ के ऊपर पाई जाती है। क्लोरीन की बात करें तो ये पावरफुल ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि ये दूसरों को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। ठीक है, ये चीज़ है। और 17 जो गैसेस हैं वो मिक्सचर 17 गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं और उनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये जो 17 गैसेस हैं इनकी प्रोमोशन में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है, मैं यहाँ से देख के क्लियर कर लेता हूँ कि ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है वो लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर पाई जाती हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर ये नाइट्रोजन नहीं है, ये ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो 20.99 होती है, जिसको हम 21% ही लेते हैं ऑलमोस्ट। और जो नाइट्रोजन की रेशो होती है वो 78% होती है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन 20% पाई जाती है। इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये 0.003% जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो गैसेज होती हैं वो ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल कितनी गैसेज प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर? 17 होती हैं। उनमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेजर प्रोपोर्शन बनाते हैं, वो आप इसकी परसेंटेज से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं अपना एक मेन टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब पीरियोडिसिटी हम किसको कहते हैं? इसको थोड़ा सा समझना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हर रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, ख़ुद को रिपीट करती हैं, इस पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज़ इंटरवल, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। मींस फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, फिर कुछ एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। सो अब जो रेगुलर इंटरवल के साथ जो प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इट इज़ रिपीटेटिव ऑफ यानी रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है आफ्टर सर्टन इंटरवल। यहाँ पर आप रिपीटिशन इसको कर दें, ION कर दें आखिर के अंदर। ठीक है, सो जो प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होती है एक सर्टन इंटरवल के बाद, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिससे आपको जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, क्योंकि असल मकसद है आपको चीज़ एक समझ आना और दूसरा उसको रिटेन करना, याद करना। वो आपको इस टेबल के थ्रू जो है वो याद हो जाएंगी। देखें, जो पीरियोडिक टेबल आपकी बुक के अंदर मेंशन है वो कौन कौन सी हैं। एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, शील्डिंग इफेक्ट का है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। अब एटॉमिक रेडियाई को हम किस तरह से यानी एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल या आउटर शेल ऑफ द एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ यानी एटम बनाता हूँ, एलिमेंट बनाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन बनाया है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका क्या है, वैलेंस शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस न्यूक्लियस से लेकर इस वैलेंस शेल के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलती हैं, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, आर के साथ। इसकी जो यूनिट होती है एटॉमिक रेडियाई की वो मीटर भी होती है, पिकोमीटर भी होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग भी होती है और नैनोमीटर भी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो भी डिस्टेंस की यूनिट्स होती हैं वही किसकी होती है, एटॉमिक रेडियाई की भी होती हैं, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। अब पिकोमीटर की अगर हम बात करें तो पिकोमीटर के अंदर जो पिको होता है वो 10 पावर क्या होता है, -12 होता है। सो हम ये कहते हैं कि एक पिकोमीटर जो है वो 10 पावर -12 मीटर के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो ये इक्वल होता है 10 पावर -9 मीटर के। तो ये दोनों चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद अब इसकी ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड मालूम करें तो डाउन दी ग्रुप जो है वो एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है या कम होती है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आते हैं। अब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम, यहाँ पर मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें आप, जैसे जैसे आप यहाँ हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ फ्रांशियम की तरफ आएंगे तो क्योंकि डाउन द ग्रुप आप जानते हैं नंबर ऑफ़ जो शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, शेल नंबर इंक्रीज़ होता है, एक्स्ट्रा जो शेल है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। लिहाजा शेल बढ़ने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर एक ही शेल होता है, लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर 2 शेल होते हैं जो कि हमें पीरियड बताता है। इस तरह से सोडियम की बात करें उसके अंदर 3 ऐसे शेल्स होते हैं। इस तरह से देन पोटेशियम की बात करें उसके अंदर 4 होते हैं ऐसे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे मूव कर रहे हैं तो ये साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब एटम का साइज़ बढ़ता है तो डिस्टेंस बिटवीन दी जो न्यूक्लियस एंड दी वैलेंस शेल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। और अगर यही हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती, वो डिक्रीज़ होती है। वो किस लिए डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड के अंदर तो आप जानते हैं जो शेल नंबर होता है वो सेम रहता है। मीन्स नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं एक एटम के अंदर वो सेम रहते हैं, सिर्फ क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल के अंदर ऐड होते रहते हैं। सो क्योंकि अब शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो शेल इंक्रीज़ होने की ना होने की वजह से जो उसका एटॉमिक रेडियाई है उसके ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है, एक्चुअली डिक्रीज़ ही होता है। अब इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़, कोई ट्रेंड ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या पीरियड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ होता है। उसके लिए आपको कुछ फैक्टर्स समझ आने चाहिए। ये फैक्टर्स अगर आपको याद होंगे, समझ आएंगे, तो आप बग़ैर किसी रट्टे के इन फैक्टर्स को ज़हन में लाते हुए उस प्रॉपर्टी के हवाले से उसका ट्रेंड देख सकते हैं ग्रुप के अंदर भी और पीरियड के अंदर भी। जैसे हम बात करें एटॉमिक रेडियाई के बारे में, आपने ये ध्यान में रखना है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शेल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शेल से मुराद ये है कि जैसे जैसे अगर नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे किसी एटम या एलिमेंट के अंदर तो उसका जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। यही वजह है कि डाउन दी ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं लिहाजा ये प्रॉपर्टी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सिमिलरली दूसरा फैक्टर ये होता है कि ये जो एटॉमिक रेडियाई होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। मींस अगर किसी एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो चीज़ हम देखते हैं किसके अंदर, पीरियड के क्रॉस। जैसे जैसे हम पीरियड के क्रॉस मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। देन आगे देखें इस स्लाइड के ऊपर, एटॉमिक साइज़ जो होता है, जो
जिस किसी भी एटम या एलिमेंट का साइज़ हमें पता चलता है, उसमें हम 3 तरह की रेडियाई पढ़ते हैं। एक हम एटॉमिक रेडियाई पढ़ते हैं, एक कोवलेंट रेडियाई होती है और एक आयनिक रेडियाई होती है। इसी तरह से जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक और रेडियाई भी आप लोग पढ़ोगे विच इज़ वंडर वॉल रेडियाई। और वंडर वॉल रेडियाई जो होती है वो नोबल गैसेस के अंदर प्रेजेंट होती है और उसके बारे में हम ये कहते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट रेडियाई, ये लार्जेस्ट रेडियाई होती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें सबसे पहले किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की। सो एटॉमिक रेडियाई मैंने आपको बताया ये वो रेडियाई होती है जो कि एटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है और इसके बारे में हम ये कहते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है एक एटम का और ये इसके अंदर डिफरेंट शेल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका वैलेंस शेल है, तो ये न्यूक्लियस से लेकर इस वैलेंस शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट्स मैंने आपको बताई, यूनिट्स इसकी कौन कौन सी हो सकती हैं, पिकोमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है। कोई भी डिस्टेंस की जो यूनिट है वो इसके अंदर हम लगा सकते हैं। और ये किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ शेल्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज के। तो ये चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हम बात करें कोवलेंट रेडियाई की। सो कोवलेंट रेडियाई के बारे में हम ये कहते हैं कि जब दो एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू जो सिमिलर एटम्स के होते हैं सेम मॉलिक्यूल के अंदर, उन देखिए यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक एटम ये है हमारे पास और एक एटम ये है। अब इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन और इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जैसे शेयर होते हैं और जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम ये क्या कहते हैं कि इट इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं उससे बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। और उन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियाई बोलते हैं। जैसे हम सिंपल एक एटम की बात करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे। लेकिन जब यही हम किसी दूसरे एटम के साथ मीन सिमिलर एटम्स के साथ, ये यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, जब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो अब इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर इस एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास वो डिस्टेंस जो होगा वो एटॉमिक। अच्छा ये सारा डिस्टेंस आप देख सकते हैं। अब इसका जब आप हाफ करोगे मींस इस न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन्स तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई के बारे में हम ये कहते हैं, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली d/2। डी क्या है, डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक, ये डी आ गया। अब इसी डी को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, एटॉमिक रेडियाई की वैल्यू होगी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ, ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट ये मैं ड्रॉ करता हूँ। अब इन दोनों जो है म्यूचुअली शेयरिंग की हुई है इन इलेक्ट्रॉन्स की और ये बॉन्ड इनका बन रहा है। अब यहाँ इस न्यूक्लियस से लेकर इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा वो डी कहलाएगा। ठीक है, अब इसी डी को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियाई। इस तरह से यहाँ डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, इस एटम का कोवलेंट रेडियाई कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेनी है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें सो आयनिक रेडियाई क्या होती है कि जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को ले लेते हैं, जैसे हम HCl को लेते हैं। अब HCl के अंदर आप जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है ये हैलोजेंस के अंदर आता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कम होती है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कौन ले लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ कर लेता है, क्लोरीन कर लेता है। सो अब ये जो बॉन्ड यहाँ पर बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और इस आयनिक बॉन्ड के बारे में हम ये कहते हैं कि इन एलिमेंट्स के दरमियान जो रेडियाई प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ भी आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसकी हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहा जाता है कि ये वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, या मैं पीछे एक पेज डाल देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, फिर हम जो है यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओह, तो देखें, देखें मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ये एक हमारे पास एटम है और इसके वैलेंस शेल के अंदर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब वो मिनिमम एनर्जी जो कि इस एटम के वैलेंस शेल में से, ये वैलेंस शेल है इसका, इस वैलेंस शेल में से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी किसी एलिमेंट को मिलती है, एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, तो जो हमारे पास चीज़ बनती है वो क्या बनती है? आयंस बनते हैं। देखें, ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम था, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उसको एनर्जी मिली है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आयन बना देगा। कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसलिए आयंस के बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यह आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेना है। अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट किलो जॉल पर मोल भी होती है, और इसको दूसरी यूनिट जो होती है वो जॉल पर एटम भी होती है। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो ये डिक्रीज़ होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होती है। ये आपको कैसे पता चलेगा? वो इन फैक्टर्स से आपको क्लियर होगा। देखें, जो फैक्टर्स आपने एटॉमिक रेडियाई के लिए रखे थे उन्हीं को आप रिवर्स कर दे तो वो किसके बन जाएंगे? आयनाइजेशन एनर्जी के। सो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, और जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा उससे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखें, मैंने ये कहा कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप की बात करता हूँ, फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम सीजियम तक जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। साइज़ क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं तो आप जानते हैं एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है। अब आप जानते हैं जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये देखें, अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस का इन वैलेंस शेल के ऊपर होल्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का इन वैलेंस शेल के ऊपर होल्ड कम हो जाएगा, मींस उसको वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से क्या कर जाएंगे? नॉकआउट कर जाएंगे। इस वजह से हम बोलते हैं कि जब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मींस हमें कम एनर्जी चाहिए होती है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ये बात आपको क्लियर हो रही है? इस वजह से हम ये कहते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। सिमिलरली अगर हम अक्रॉस द ग्रुप बात करें, अक्रॉस द पीरियड बात करें, तो अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से होल्ड करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए। लिहाजा हम ये कहते हैं जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। सो आई होप कि ये चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं। अब हमारे पास दो तरह की आयनाइजेशन होती है, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए। यानी जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में से नॉकआउट करते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड होती है हमें एनर्जी, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलरली उस जब एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी या आयन बन जाएगा हमारे पास। अब इस पॉजिटिवली चार्ज आयन में से जब हम दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अब हम क्या कहेंगे? ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है इस आयन स्पीशी की। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, और उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल देते हो उसके वैलेंस शेल में से, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वो आगे ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास आगे ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी सेम जो है वो एटम में से, एलिमेंट्स में से निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप देखते हो कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट के लिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। और अगर इसकी डिपेंडेंस की बात करें तो ये एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इसके साथ इसका क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। मीन्स एटॉमिक रेडियाई या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगी। ठीक है,
न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका क्या ताल्लुक होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मींस आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपको मैं एक्सप्लेन डायग्राम के थ्रू कर चुका हूँ। और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो तब भी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पर देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है। अब ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से इनर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शील्ड करते हैं इस न्यूक्लियस का जो अफेक्ट होता है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कम करते हैं, क्योंकि रास्ते के अंदर ये आ जाते हैं, एक ब्लॉक का काम करते हैं। लिहाजा इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि ये न्यूक्लियस की जो होल्डिंग पावर है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लिहाजा इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, मींस नंबर ऑफ जो इनर ऑर्बिट इनर जो शेल्स हैं वो बढ़ेंगे। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, तो लिहाजा दूर होने की वजह से हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनको नॉकआउट करने के लिए। लिहाजा हम ये कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम रिक्वायर्ड होती है, वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर होगी। और लास्ट चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर भी बेस करता है। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, मींस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड ऑर्बिटाल से। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले ये सुन लें, फिर हम इसके ट्रेंड्स के ऊपर जाते हैं। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है जब हम किसी गैशियस एटम के अंदर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या डालते हैं, इलेक्ट्रॉन डालते हैं। देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। मैं बात करता हूँ, ये एक मैंने फॉर एग्जांपल गैस ले लिया, गैशियस एटम ले लिया, ये वाला, ठीक है। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब वो एनर्जी जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पर ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। अब ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है जब हम इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इस वैलेंस शेल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और ये एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि आप जानते हैं जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है किसी प्रोसेस के अंदर तो उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और उसको जो हम साइन डिनोट करते हैं वो क्या डिनोट करते हैं, उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। अब हम इसके फैक्टर्स की कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो किलो जॉल पर मोल होती है। और डाउन द ग्रुप हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, जबकि अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब इसकी वजह क्या है, इनके फैक्टर्स यहाँ पर मैं छोड़े हैं, इस वजह से छोड़े हैं कि अब जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, देखें जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास कम हो जाएगी। देखें यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ये साइज़ के, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अच्छा, ये इन्वर्स रिलेशन होगा, यहाँ पर नीचे आएंगे। तो साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब, तो वो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली रिलेशन होता है। इस वजह से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम क्रॉस रिपीट मूव करें, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो लिहाजा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको डायग्राम से। देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक ही एटम है हमारे पास जिसके अंदर कितने शेल्स हैं, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। और यहाँ पर एक ये एटम है जिसके अंदर दो शेल्स हैं। अब इस एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हैं, लिहाजा इसके अंदर जो न्यूक्लियस का होल्ड है इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नहीं है, कम है। जबकि अंदर इसके अंदर शेल्स कम है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड होगा वो ज़्यादा होगा। अब जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का होल्ड है, ये इसको ईजिली क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो वो ऐड आसानी से नहीं होगा, तो लिहाजा जब ऐड आसानी से नहीं होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज़ होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और साइज़ जब कम होता है, मींस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इसमें हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। वो इस वजह से बोलते हैं जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है और वो जो न्यूट्रल एटम होता है वो एनाइन बन जाता है।
एनाइन से मुराद ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इलेक्ट्रॉन लेकर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, -1। -1 से ये मुराद होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो एनर्जी क्या होती है, हमेशा अब्जॉर्व होती है। अब्जॉर्व इसलिए होती है, उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर ऐड कर चुके होते हैं। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिपल्शन होती है। सिमिलर चार्जेस के दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से हमें फोर्सफुली जो है उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल के अंदर डालना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये भी आपका एक MCQs है। ठीक हो गया। अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, एटॉमिक रेडियाई के या रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, शील्डिंग इफेक्ट की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। सारे फैक्टर्स मैं आपको पिछली स्लाइड्स के ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेबल के अंदर चले जाते हैं दोबारा से। शील्डिंग इफेक्ट पहले देख लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं शेल्स के अंदर आने वाले, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है उसको कम करते हैं, शील्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो है डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होता है, क्योंकि डाउन दी ग्रुप आप जानते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। जब न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उनका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जो क्रॉस रिपीट है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, लिहाजा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है थ्रू आउट दी पीरियड। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, शेल्स के। ये चीज़ आसान है, ये आप रीड खुद भी कर सकते हैं बुक से, और ये चीज़ें आसान भी हैं। लास्ट में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा एलिमेंट आसानी से अट्रैक्ट करेगा और कौन सा मुश्किल से करेगा, वो डिपेंड करता है इनके ट्रेंड के ऊपर। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से मुराद क्या है, क्यों होती है ये कम, वो हम पहले मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास डाउन द ग्रुप हम बात करते हैं, हम मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। जैसे हाइड्रोजन से हम जा रहे हैं सीजियम की तरफ। अब हाइड्रोजन का साइज़ ये है, एक शेल होता है, लेकिन सीजियम के अंदर जो है वो कितने होते हैं, 6 शेल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से 5 और ये 6। अब देखें जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो रहा है, निग्लिजिबल हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इस एटम के न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होल्ड नहीं है तो वो किसी दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा। ये आप देख रहे हैं बात, समझ रहे हैं आप बात। यही जब एटम का साइज़ छोटा होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर सकेगा, अपनी तरफ खींच सकेगा, क्योंकि न्यूक्लियस की पावर जो है वहाँ तक पहुँच सकेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है EN से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। मींस अब इस एटम की, जिस सीजियम की अगर हम बात करें, इस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग वाली एबिलिटी है दूसरे एटम से, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होल्डिंग है तो दूसरे से कैसे लेगा। ये बात आपने यहाँ पर समझ ली। अब जैसे जैसे हम क्रॉस दी पीरियड मूव करते हैं तो क्रॉस दी पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से मुराद ये है कि न्यूक्लियस की जो एबिलिटी होती है अट्रैक्शन की, वो बढ़ जाती है। तो जब न्यूक्लियस की एबिलिटी अट्रैक्शन की बढ़ेगी तो वो ईजिली दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। इस वजह से हम ये कहते हैं अक्रॉस दी पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इस टेबल से आप इन जो 4-5 जो आपके ट्रेंड्स हैं उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। इसी तरह से हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। शील्डिंग इफेक्ट की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, ये आयनाइजेशन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। सो ये सारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने, पूरा लेक्चर था, पूरा चैप्टर था जिसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल और उसकी पीरियोडिसिटी थी, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स थे, उनको डिटेल के अंदर डिस्कस किया। एक एक चीज़ मैंने आपको आराम से एक्सप्लेन की, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन की, डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन की, और कोशिश किया कि सारी चीज़ें आपको मैं टेबल्स के अंदर, टेबल्स की फॉर्म के अंदर समझाऊँ, ताकि जो भी चीज़ आप याद कर रहे हो तो वो आपको आसानी से क्या हो जाएँ, लर्न हो जाए, आसानी से याद हो जाएँ। सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं,
जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वन शॉट के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, स्टडीज़ को जारी रखें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ज़रूर फल देता है मेहनत का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।